अब हम लोग किसी सर्कुलर रिंग के एक पार्ट का या एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास किसी सर्कुलर रिंग का एक पार्ट है, या यूं कहें कि यह किसी सर्कुलर रिंग का आर्क है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ इस आर्क का जो मास मानते हैं वो कैपिटल एम मान लेते हैं। तो हम लोग इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसे कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इसके सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है जिसमें हमने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस माना और इस एक्सिस को वाई एक्सिस माना। क्लियर है। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का जो ओरिजिन है वह इस ओ पॉइंट पे है, यानी कि यह जो आर्क है जिस सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का जो सेंटर है उसी सेंटर को हमने ओरिजिन बना करके यह कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लिया। साथ ही साथ हमने यह भी ध्यान में रखा कि यह जो मेरा एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस इस सर्कुलर आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। यदि हम लोग यह मान लें कि यह जो मेरा आर्क है यह आर्क अपने इस सेंटर पे या इस ओरिजिन पे थीटा एंगल बना रहा है, तो यह जो एंगल होगा यह एंगल मेरे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। क्लियर है। ठीक। चूंकि हमने क्या माना है, यह जो मेरा एक्स एक्सिस है यह एक्स एक्सिस इस आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ऊपर वाला यह जो पार्ट है और यह नीचे वाला जो पार्ट है दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो मेरा एंगल होगा यह एंगल थीटा बाई 2 होगा और यह भी जो मेरा एंगल होगा वह भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 ही होगा। क्लियर है। ठीक। यानी कि यह जो मेरा एक्स एक्सिस है यह एक्स एक्सिस इस एंगल थीटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। ठीक। एक्स एक्सिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इस पॉइंट को यदि हम लोग ए बोल दे तो यह मेरा ओ है ही, और इस पॉइंट को बी बोल दे तो एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओ बी। क्लियर है। तो इस सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और इस एलिमेंट को, क्लियर है, ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है और इसको हम लोग पॉइंट मास की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इस एलिमेंट को बोल देते हैं पी क्यू। क्लियर है। ठीक। तो यह पी क्यू का यह जो पी पॉइंट है यह पी पॉइंट इस ओ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह जो पी पॉइंट है इस ओ पॉइंट पे अल्फा एंगल बना रहा है कुछ इस तरीके से। क्लियर है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, तो हम लोग इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। जब हम लोग इस एंगल को अल्फा मान लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जो मेरा पी क्यू एलिमेंट है यह पी क्यू एलिमेंट भी इस सेंटर या इस ओरिजिन पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो उस पी क्यू के द्वारा इस सेंटर पे या ओरिजिन पे बनाए जाने वाले एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, डी अल्फा मानेंगे। क्लियर है। तो यह जो मेरा एंगल होगा यह एंगल क्या हो जाएगा, डी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो जब यह एंगल डी अल्फा हो गया तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो पी क्यू होगा इस पी क्यू का जो लेंथ होगा वह क्या हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। यदि हम लोग इस पी क्यू के मास को डीएम बोल दे, पी क्यू के मास को क्या बोल दे, डीएम बोल दे, यानी कि इस एलिमेंट का जो मास हमने कंसीडर किया वह डीएम कंसीडर कर ले, तो डीएम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इसका लीनियर डेंसिटी लेमडा हो तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इस आर्क का टोटल मास हमने कितना कौन माना है, कैपिटल एम माना है, तो लेमडा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम अपॉन ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना होगा, चूंकि ए बी जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ए बी का जो लेंथ होगा वह आर इंटू थीटा होगा। क्लियर है। ठीक। तो लेमडा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एम अपॉन आर इंटू थीटा लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। तो डीएम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा इंटू
पी क्यू का जो लेंथ है वह लेंथ कितना है, आर इंटू डी अल्फा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आर इंटू डी अल्फा। और लेमडा हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, कैपिटल एम अपॉन आर इंटू थीटा है, तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एम अपॉन आर इंटू थीटा लिख देंगे, इंटू आर इंटू डी अल्फा। आर से आर कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा मिल जाएगा। तो डी एम का वैल्यू हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर, यानी एलिमेंट कंसीडर किया है। यह एलिमेंट बहुत ही छोटा एलिमेंट है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। का जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना होगा, तो यह एंगल हमारे पास कितना है, अल्फा है, तो यह जो लेंथ होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, आर इंटू कॉस अल्फा मिल जाएगा। जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ हमें कितना मिलेगा, आर इंटू साइन अल्फा मिलेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग यहाँ लिखे तो क्या लिखेंगे, आर इंटू कॉस अल्फा कॉमा आर इंटू साइन अल्फा हमें मिलेगा। क्लियर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस पी क्यू के सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। क्लियर, तो हमें इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता चल गया, साथ ही साथ इस एलिमेंट का मास हमें पता चल गया, तो आसानी से हम लोग इस आर्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस आर्क के सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स है वह क्या है, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम है, एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम है। क्लियर है, तो एक्स सी एम का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एक्स सी एम बराबर हम लोग सीख चुके हैं, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट का मास इंटू एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है उस एलिमेंट के जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह कितना है, आर इंटू कॉस अल्फा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंटू कॉस अल्फा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। क्लियर है, तो डी एम की जगह पे हमने कैलकुलेट कर ली है, वो हमारे पास कितना है, कुछ इतना है, पुटअप कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा इंटू आर इंटू कॉस अल्फा अपॉन यह जो पार्ट है, यह पार्ट हमें क्या दे देगा, इस पूरे आर्क का मास दे देगा, और इसका टोटल मास हमने कितना माना है, कैपिटल एम माना है, तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, कैपिटल एम लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एम कांस्टेंट है। क्लियर है, यह थीटा कांस्टेंट है, थीटा क्या मेरा, ये पूरा एंगल है, ये एंगल थीटा है पूरा। क्लियर है, ठीक। और आर कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा जो है वो वेरिएबल है। कैसे, पी क्यू को यहाँ पे लेंगे तो अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। पी क्यू को यहाँ पे लेंगे तो अल्फा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा। क्लियर है, सिमिलरली नीचे आएंगे तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग हमें मिलता चला जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस ए पॉइंट से लेके 20 पॉइंट तक यह जो अल्फा होगा यह अल्फा वैरी करेगा। क्लियर है, तो अल्फा हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा जो है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना हमें मिल रहा है, θ/2 मिल रहा है, जबकि क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा में कितना मिल रहा है, वो भी हमें θ/2 मिल रहा है। यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान ले तो अल्फा पॉजिटिव भी हमें कितना मिलेगा, θ/2 मिलेगा, और हम लोग ये क्लॉकवाइज सेंस को निगेटिव मान ले तो निगेटिव में अल्फा कहाँ तक जाएगा, -θ/2 तक जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट होगा वह -θ/2 होगा, ये नीचे वाला इसको माइनस में हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है, और ऊपर वाला जो लिमिट होगा, अपर लिमिट जो होगा वह क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m/θ इंटू आर कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, अंदर बचेगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा -θ/2 से θ/2 अपॉन नीचे कैपिटल एम कैंसिल आउट, ऊपर r बाई नीचे थीटा बचेगा। साइन पहले अपर लिमिट डालेंगे तो साइन θ/2 हो जाएगा, माइनस साइन -θ/2। क्लियर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, r अपॉन थीटा इंटू 2 साइन θ/2 मिल जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2r साइन θ/2 अपॉन थीटा मिल जाएगा।
क्लियर है। तो XCM हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर, यानी कि इस आर्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया उसका मास डीएम है, तो डीएम इंटू जो हमने एलिमेंट यह कंसीडर किया है, इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है, वह वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर साइन अल्फा है। तो हम क्या लिख देंगे, आर इंटू साइन अल्फा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। क्लियर है, ठीक। तो डीएम का वैल्यू हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर मिल चुका है, इतना मिल चुका है। आगे सॉल्व करते हैं। डीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा, और आर साइन अल्फा हमारे पास पहले से है, तो इंटू आर इंटू साइन अल्फा अपॉन, यह हमें क्या दे देगा, यह हमें इस पूरे आर्क का मास दे देगा, यानी कि कैपिटल एम दे देगा। क्लियर है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक डालेंगे। माइनस थीटा बाई 2 से लेकर थीटा बाई 2 तक डाल देते हैं। बस सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से एम कांस्टेंट है, डी आर कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो क्या लिखेंगे, एम आर अपॉन थीटा इंटू एम। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, एम से एम कैंसिल आउट, आर अपॉन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस और कॉस माइनस थीटा बाई 2। इस कॉस माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 ही होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर बाई थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 0, यानी कि हमें फाइनली 0 मिल गया। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाएगा, इस आर्क का 0 मिल जाएगा। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ इस आर्क का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स होगा, वह कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स में कुछ इतना, वाई में 0। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, वह सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। और एक्स एक्सिस क्या है, यह जो मेरा आर्क है, यह आर्क जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का बाइसेक्टर लाइन है। क्लियर है। इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आर्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है, वह सेंटर ऑफ मास बाइसेक्टर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।